नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के खास कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र आपको विद्यालय नेतृत्व विकास के सीधे प्रसारण के लिए आमंत्रित करता है। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर चारुस्मिता मलिक। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम है NCSL नीपा से और साथ ही हमारे साथ हैं राजेश कुमार भारती जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर है विद्यालय प्रमुख उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमजा भारत जिला नवादा बिहार से, और आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं चैनल नंबर PM ई विद्या चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। NCERT ऑफिशियल हमारा YouTube चैनल है जहां आप हमें लाइव देख रहे हैं और साथ ही साथ अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल मैं राजेश सर से पूछना चाहूंगी। और सर, क्या आप हमें बता सकते हैं, आपने अपने विद्यालय में बहुत से प्रयोग एवं नवाचार किए हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइएगा। हाँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमजा भारत बिहार का एक नक्सल प्रभावित एरिया में बसा हुआ है जी। यहाँ पे काफी मुश्किलें आई है और उसके मद्देनजर बहुत सारा काम करना पड़ा और बहुत सारे नए प्रयोग करते हैं। उसमें खास जो बातें हैं उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला है विशिष्ट छात्र समूह का कार्य। एक विशिष्ट छात्र समूह है वहाँ पे जो वैसे बच्चों के लिए काम करता है जो जंगल से लकड़ियाँ चुनते हैं, सूखी लकड़ियाँ चुन करके पेट भरते हैं, अपने घर को चलाते हैं। वो लोग कभी ऐसा सोचते थे कि विद्यालय अगर 10 से 11 बजे हम पहुँचेंगे तो उपहास का पात्र बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय आना ही नहीं चाहते थे। उन्हें जोड़ा गया और विद्यालय शिक्षा समिति में पारित किया गया इस बात को कि इस वर्ष में किस समूह को इस बात की रियायत दी जाए कि विद्यालय में वो लेट आकर के भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो ये है विशिष्ट छात्र समूह, जिसे विशेष रूप से अलग से अनुमति दी गई है विद्यालय में पठन पाठन की। दूसरा है मैम बाल बैंक है। बाल बैंक इस तरह से काम करता है कि वहाँ पे बच्चे ही मैनेजर बनते हैं, कैशियर बनते हैं, खाता खोलते हैं। ये बैंकिंग प्रणाली को सीखने के लिए भी है। जबकि ये बाल बैंक जो है इसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे पैसे ही नहीं, अगर मेहमान कोई घर में आते हैं अभिरुचि में भी वो सीख सकता है कि कैसे जमा किया जा सकता है, बचत की आदत को डाल सकते हैं। बल्कि कोई सामान ज्यादा है उसके पास, उपहार की वस्तु कुछ ज्यादा हो, ऐसी चीजें जो बाद में उपयोग करना चाहता हो, कलम, कॉपी या खेल का सामान, तो वो उस बैंक में जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर वो ले सकता है। तो इस तरह से उसके दुरुपयोग नहीं होते हैं और समय पर उसका उपयोग करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा भी वहाँ पर 1000 रुपया दिया गया है, जिससे कि सामग्री लोन के रूप में वहाँ पर जो खेल सामग्री रखी गई है वो बच्चे बाल बैंक के बाद एक शिल सिपाही वहाँ पे काम करते हैं। इस तरह का नवाचार है वहाँ पे कि बहुत सारा टोला में बटा हुआ है वो पोषक क्षेत्र, गांव भी काफी दूर है। तो 9 बजे स्कूल आना है तो 9:45 से जो निकलने वाले बच्चे हैं, हमारा जो टीम है पहले से निर्धारित टीम है, हर एक टोले में 2-2 बच्चे होते हैं। वो व्हिसिल रखे हुए रहते हैं बजाने के लिए, सीटी, और उसका वो प्रयोग करते हैं। जब विद्यालय आने लगते हैं तो वो बजाते हुए विद्यालय आते हैं ताकि आसपास के लोग प्रेरित हो और आवाज़ सुन करके ये महसूस करें कि अब समय हो गया विद्यालय चलने का, और वो उसके पीछे चल पड़े। तो ये भी एक अच्छा नवाचार है और विद्यालय को अपनाने के लिए। हम एक प्रमुख नवाचार के बारे में भी बात करना चाहेंगे, चेतना सत्र सदन। ये सदन इसलिए है कि इसमें जो 6 समूह हम लोग बांटते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, उसमें क्या है कि अलग अलग नामाकरण करते हैं और उसमें 60-60 बच्चों का समूह होता है। सोमवार को अगर अम्बेडकर सदन है तो उसमें 60 बच्चे हैं जो अपने काम को एक दिन पहले ही शाम में बांटते हैं, और वो बांटने के क्रम में देखते हैं कि प्रार्थना कौन कराएगा, प्रश्नोत्तरी कौन करेगा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम को भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता के तौर पर करते हैं। कभी भाषाई विविधता को कंपटीशन में ला करके वहाँ मंचन करते हैं उसी चेतना सत्र में।
तो कभी वहाँ के नृत्य को प्रस्तुत करके भी हम लोग नवाचार दिखाते हैं कि हम लोग दूसरे राज्य में कैसे नृत्य है। तो ये जो चेतना सत्र सदन होता है उसका एक और प्रमुख कार्य होता है, अगर शिक्षक की कमी है, किसी क्लास में शिक्षक नहीं है, तो वैसे में सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है। और वो चेतना सत्र सदन में खास परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि परंपरागत तरीके जो थे पहले से, तो प्रार्थना जब होती थी तो उसमें क्या होता था कि एक ही बच्चे हैं जो अडप्ट कर गए हैं प्रार्थना गाने के लिए, और फिर बाद में जाकर करके वो समाप्त 8वीं क्लास में निकल गया, तब जाकर के उसके वर्क बंद होते थे और बाकी बच्चे नहीं सीख पाते थे कि प्रार्थना क्या है और प्रश्नोत्तरी में क्या है। तो इसके जगह पर यह सदन बंटवारे से क्या हो गया कि हर बार नए बैच जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से नए नए जो समूह कार्य करते हैं, तो उसमें नए बैच काम करेंगे तो नए समूह को सीखना पड़ेगा प्रार्थना। इस तरह से विद्यालय के ज्यादातर बच्चे को वंदे मातरम और प्रार्थना और प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ ऐसे चीजों में वो सक्रियता देखने को मिलती है। वहां पे एक और है मैम जिसे मैं शेयर करना चाहूंगा, दीक्षा दान योद्धा। वहां पे है कि जो बच्चे वहां से पढ़ के निकल गए हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अगर पढ़ाना चाहते हो हमारे बच्चे को, विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पाटना चाहते हैं, अभी मैं किया भी हूँ कई वर्षों से इसे और काफी सफल भी रहा। कुछ बच्चे काफी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें सिखाने में, और खास बात इसमें ये होती है कि बच्चे जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो सहज महसूस करते हैं सीखने में, क्वेश्चन पूछने में। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है शिक्षकों की कमी को, जैसा कि बिहार में बहुत भारी कमी है शिक्षकों की, शिक्षक छात्र अनुपात बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम पूर्ववर्ती छात्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे शिक्षा दान करवा रहे हैं, ये काफी अच्छा प्रयोग हो सकता है दूसरे भी विद्यालय के लिए। आगे है एक बाला कार्यक्रम, सभी जगह चल रहे हैं, पूरे राष्ट्र भर में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बाला कार्यक्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बात करें तो एक नयापन उसमें देखने को मिलेगा आपको कि बापू की पाती एक पत्रिका चलती है हमारे यहाँ, बापू कथा वाचन। तो बापू की जो पाती है पत्रिका, उसमें जो कहानी है वो चित्र के माध्यम से गांधी जी के पूरे जीवनी को उकेरा गया है। और हमारे विद्यालय में इस बापू की पाती पत्रिका को पूरे विद्यालय के प्रांगण, दीवार और सभी को सहयोग लेकर के उसके चित्र उकेर करके पूरी कहानी को उकेरा गया है, ताकि बच्चे खाली पीरियड में या जब भी कभी वहाँ खड़ा हो तो बापू को समझने में बहुत आसानी से, आकर्षण भी है उसमें चित्र है तो, और बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकता है बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसा कि बाला में भी ऐसा होता था ABCD पढ़ने के लिए या बहुत सारी चीजें। जी राजेश जी, आपने काफी नवाचारों के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा विराम देना चाहूंगी और अपने दर्शकों को हम बताना भी चाहेंगे कि नेतृत्व विकास कार्यक्रम की जो पाठ्यचर्या है उसमें नवाचार को एक केंद्र के रूप में देखा गया है, और ये माना जाता है कि नवाचार परिवर्तन लाने में सक्षम है, एक परिवर्तनकारी कारक के रूप में भी देखा गया है नवाचार को। तो नवाचार हम कब करते हैं अपने विद्यालय में? जैसे कि अभी बहुत सारे नवाचारों के बारे में राजेश जी ने बताया। दो स्थितियां हो सकती हैं, एक कि मान लीजिए विद्यालय किसी बहुत ही कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है, जैसे इन्होंने बताया छात्रों का नामांकन कम था या छात्रों में पलायन अधिक था, रुक नहीं पा रहे थे विद्यालय में क्योंकि वो काफ़ी अपने घरों में भी कामकाज में हाथ बटाते हैं। तो उन्होंने विशिष्ट छात्र समूह का एक नवाचार शुरू किया, प्रयोग किया, जिससे कि उन बच्चों को भी जोड़ा जा सके विद्यालय में जो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है विद्यालय या किसी समस्या का हल खोजना चाह रहा है, तब नवाचार का के बारे में सोचा जा सकता है। और दूसरी स्थिति तब आती है जब हम भले ही किसी समस्या से नहीं जूझ रहे हैं पर कुछ नया करना चाहते हैं, किसी विद्यालय प्रणाली की कोई नींव रखना चाहते हैं, एक नई विद्यालय प्रणाली की, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को एक अलग तरह से नए तरीके से नियोजित करना चाहते हैं। तो दोनों ही तरीकों में हम नवाचार के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्यालय प्रमुख की क्या भूमिका होनी चाहिए। उसकी ये भूमिका होनी चाहिए कि वो विद्यालय में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करे, ये ध्यान रखे कि जो भी नवाचार के बारे में सोच रहा है वह स्वयं या फिर शिक्षक, छात्र या समुदाय उनको प्रेरित करे कि हाँ आप और नवाचार करें, हमारा आपके साथ सहयोग रहेगा।
तो ये इस तरह की संस्कृति को अगर बढ़ावा देता है विद्यालय प्रमुख, तो निश्चित रूप से छोटे छोटे बदलावों के साथ ही विद्यालय में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है जो राजेश जी ने अपने विद्यालय में किया है कि सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है, चाहे वो विद्यालय के बच्चे हों जो निकल चुके हैं पढ़ाई करके, या समुदाय के लोग हों। समुदाय पे आप अपना नेक्स्ट प्रश्न भी पूछेंगे उनसे। तो सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इन्होंने ये नए प्रयोग और नवाचार किए हैं, तो ये इनसे सीखने वाली बात है। जी, तो हमारे जितने भी स्कूल प्रमुख इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। और जैसा कि मैम ने कहा कि समुदाय के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी, तो अपने समुदाय से आपने किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय को ये शिकायत रहता है कि मेरे ख्याल से इनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा रुक गया है। तो जैसा कि ये बता रहे थे राजेश जी। मैम जी, अच्छा, आप आ गए हैं वापस, बताइए। मैं कहना चाह रहा था कि सबसे पहले विद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। आप इतना अच्छा से काम करें कि लोगों को विश्वास हो कि ये सकारात्मक काम में लगे हुए हैं। हम अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज को ही जाएगा। अगर ये विश्वास जीत लेते हैं तो लोग सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। हमारे भी स्थानीय विधायक हैं एक मोहम्मद कामरान सर, जिन्होंने स्मार्ट टीवी हमारे विद्यालय को दान किया है। तो ये उनका विश्वास है कि ये विद्यालय इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, या विद्यालय में जो राशि आती है सरकारी, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, तो हम भी कुछ सहयोग कर करके विद्यालय को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे, जिन्होंने पुस्तकालय के लिए बहुत राशि हम लोग को सहयोग दिया है। तो इस तरह से आप अगर मोटिवेट करते हैं, समाज में विश्वास जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज के लोग आगे आते हैं और आपके समस्या का समाधान निकलते हैं। जी, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने अपने प्रखंड के अन्य विद्यालय के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनको क्या प्रेरित किया, और किस तरह से आपने ये देखा कि जो आपके आसपास के विद्यालय हैं उसमें भी वही नवाचार स्केल अप किए जाएं जो आपके विद्यालय में हो रहे हैं, या आपने उनको प्रेरित किया कि नए प्रयोगों को थोड़ा वो करके देखें जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े स्टूडेंट लर्निंग पर। तो जैसे कि हम बोलते भी हैं नेतृत्व में कि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वही है जो बाकी अन्य व्यक्तियों को भी अच्छा नेतृत्वकर्ता बनाए। तो आपका क्या भूमिका रही है राजेश? जी, जैसा कि मैंने कहा है कि एक विश्वास जीतना होता है जी। अगर अच्छा काम करते हैं तो लोगों तक ये संदेश जाता है। बहुत सारे स्कूल्स के जो हेड होते हैं वो संपर्क करते हैं कि अच्छा ये समस्या का समाधान आप कैसे कर लेते हैं, शिक्षकों की कमी को कैसे पाटते हैं। इस तरह से जब शिक्षक में विश्वास जगता है तो वो आपको अपने विद्यालय ले जाता है। और धन्यवाद भी कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को, जो भी कभी कभी प्रयोग के लिए मुझे कई विद्यालय में भेजा है। तो वहाँ मैं जाकर करके खास करके चेतना सत्र सदन वाला जो कार्यक्रम है उसे मैं कई स्कूलों में प्रयोग किया, और वहाँ के बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हैं। कभी कभी महसूस होता है कि ये पूरे बिहार के सभी विद्यालयों में ऐसे प्रयोग होने चाहिए, चेतना सत्र सदन का निर्माण होना चाहिए जो शिक्षकों की कमी को भी पाटता और इतने सारे ये। तो बहुत सारे ऐसे नवाचार है। बाला कार्यक्रम जो हमने लगभग 200 विद्यालय, जिले के 200 विद्यालय में हमने पेंटिंग करवाया, जो बच्चों को सीखने के लिए बहुत आकर्षक तरीका साबित हो रहा है। तो उसके तहत जो नोडल बनाया गया मुझे जिला में, ये भी यही नवाचार करने का जो मेरा लगातार प्रयास रहा है, इसी का देन है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने इस काबिल समझा और पूरे नवादा में मैं 200 विद्यालय को समर्थन किया बाला कार्यक्रम से आच्छादित करने के लिए। तो कई नवाचार हैं जो कई विद्यालयों में मैं शुरू किया हूँ और काफ़ी सफल रहा है। जी, राजेश जी, जैसे आपने बहुत सारे प्रयोगों की बात करी, नवाचार की बात करी, देखा जाए कि जब उसका हम इम्पैक्ट असेस करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ ध्यान में आती है कि इतना कुछ अच्छा नया किया गया है पर उसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ इस पर आप बताना चाहेंगे कि छात्रों के मनोबल पे क्या प्रभाव पड़ा, या छात्र अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ा, और किस तरह से आप शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में नवाचार लाते हैं जिससे कि जो अधिगम प्रतिफल हैं बच्चों के वो बढ़े हों। तो इसके बारे में कुछ रणनीतियों के बारे में बताइएगा।
सबसे ज्यादा बच्चों में जो अमूर्त विषय गणित है उस पे लोगों का दिलचस्पी कमते जाते देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि बच्चों को अमूर्त विषय को मूर्त बनाने के लिए कला और खेल दोनों को समेकित करके अगर बच्चों को सिखाया जाए, कोई भी विषय, पर्यावरण हो या कोई गणित हो या अंग्रेजी, सभी के सिखाने के अलग अलग तरीके हैं कला को समाहित करने का, और सभी को प्रयोग करते हुए आप अगर चाहें तो बहुत इजीली बच्चों को ध्यान आकर्षित करके सिखा सकते हैं। तो गणितीय अवधारणा को सिखाना हो तो कोई कविता या गाना हो जिसमें अंक को सीख रहा हो, संख्या को सीख रहा है, इस तरह के कई ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। जी, और कुछ नई रणनीतियों के बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका कक्षा 8 तक का विद्यालय है, तो दो बातें और कहना चाहेंगे कि सीनियर बच्चों को अगर इस तरह से जोड़ा जाए कि कोई बच्चा खास करके आप टेस्ट लेते हैं, जब सतत मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि किसी खास बच्चे में इंग्लिश की कमजोरी है, किसी में मैथ्स की कमजोरी है, या किसी चैप्टर विशेष का, एक विषय का, एक पार्ट का अगर समस्या है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सीनियर बच्चों को नाम वाइज एक बच्चे का नाम लेते हैं कि सुमन कुमार है जो थोड़ा कमजोर है हिंदी लर्निंग में, तो उसको नामित कर देते हैं उस बच्चे को, और उसी विषय को सिखाने के लिए, उसी पाठ को सिखाने के लिए एक सीनियर बच्चा उसके साथ लगातार बना रहता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो ये भी एक प्रयोग किया जा सकता है इसके लिए, और बहुत अच्छा साबित होगा। क्षमता अनुसार क्लास, एक दूसरी बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी बच्चों का जो क्षमता होता है वो क्लास सापेक्ष नहीं हो पाता है, वर्ग सापेक्ष नहीं हो पाता है। तीसरे क्लास में पढ़ रहा है लेकिन तीसरा के लायक नहीं, तो उसको भी ढूंढना है, और उसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा रख सकते हैं जिस दिन हम उसके क्षमता के अनुसार बैठाए हैं, क्लास वाइज नहीं बिठा करके अटेंडेंस लेने के बाद हम उसके क्षमता के अनुसार किसको क्या सीखना है तो किस लेवल में, उसके अनुसार पूरे 8 क्लास को बांट दें। तो उस दिन हम जब क्लास लेते हैं तो वो जो ट्रीट होता है, जो कह लीजिए कि उपचार होता है, उपचारात्मक शिक्षा होती है, वो कल फिर वर्ग सापेक्ष बनाने के लिए तैयार होता है। तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। इससे ये समावेशी शिक्षा की जो आजकल हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इंक्लूसिव क्लासरूम्स को डेवलप किया जाए, जिसमें हर बच्चा अपने वर्ग सापेक्ष दक्षताओं को हासिल कर पाए या फिर विषय अनुसार दक्षताओं को हासिल कर पाए, तो उसमें ये एक बेहतर रणनीति साबित हो सकती है कि ये बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा देने के लिए हम थोड़ा सा अलग ले जाएं और फिर से वापस उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएं, जिससे कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम को और सशक्त बनाया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छी रणनीतियों के बारे में राजेश ने बताया। जी सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि आपके अनुसार एक नेतृत्वकर्ता में क्या गुण होने चाहिए? मैम, सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ समस्या क्या है कि टीम भावना वाली एक समस्या जो देखता हूँ कि आपस में विवाद है, टीचर ही आपस में बनाव नहीं रख रहे हैं, उससे बच्चों को बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं कहूँगा कि सबसे पहला अगर क्वालिटी हो तो टीम भावना में काम करने का, मतलब मिला जुला करके एक समन्वय स्थापित करके काम करने का उसके पास एक दक्षता होनी चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में काम कर ले। दूसरा, हम चाहेंगे कि समाज में जो संभावनाएं हैं, मान लीजिए हमारे हेमजा भारत के आसपास में जो झरना है, कृत्रिम झरना तो हमने अपने विद्यालय में बनाया है, प्राकृतिक झरना है बगल में जंगल के कारण, तो हम वहाँ क्या सिखा सकते हैं, ये उसमें गुण होना चाहिए कि पास में ढूंढे कि कहाँ ले जाकर करके बहुत सस्ते तरीके से हम किसी चीज को सिखा सकते। तो समाज में बहुत सारी संभावनाएं होती है, समाज से सहयोग लेने का भी संभावना होता है। तो ये संभावना पे काम करने का, जिसमें एक पावर हो, एक क्षमता हो, ऐसी नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ती है विद्यालयों में। दूसरा है कि उद्देश्य जो हमारा है, हम विद्यालय में एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि बच्चे के लर्निंग आउटकम कम हो रहे हैं तो उसको ठीक करना है, या संसाधन की कमी है तो उसको ठीक करना है। कोई खास उद्देश्य के लिए जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसके लिए एक बैठक करे नेतृत्व करने वाला, और उसमें ये गुण होना चाहिए कि हम जो फोकस करने वाले हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो किन चीजों से वो प्राप्त हो सकता है, कैसे करेंगे। तो अगर हम रणनीति सही से बना पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल होते हैं। तो एक अच्छे रणनीतिकार होना चाहिए
और भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आकर्षक, उसके बातचीत करने का तरीका काफी अच्छा होना चाहिए। इस तरह से प्रभावित करे कि समाज के लोग प्रभावित होकर के हर कुछ के लिए तैयार हो जाए। देखिए राजेश जी, आपने काफी संक्षिप्त में बता दिया है, अब समय कम है। हमारे पास समय नहीं है सर, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते। अपना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका भी अपना समय निकाला, आपने हमारे दर्शकों से बातचीत करी आज के इस विषय पर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए पीएम ई विद्या के चैनल्स। 2 बजे हम फिर से हाजिर होंगे लेकर एक साइंस का कार्यक्रम, और किस विषय पर बातचीत होगी ये आपको 2 बजे पता चलेगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।